नमस्कार, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं राष्ट्रप्रथम, मैं हूं जिगर। नजर करते हैं हेडलाइन पर। अक्टूबर 2015 के कोटकपुरा गोलीकांड मामले में एडीजीपी एलके यादव की अगुवाई में सीट पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ करने में जुटी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इलाज के लिए दिल्ली से सिंगापुर के लिए रवाना। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भाजपा सरकार पर सूबे को गड्ढा मुक्त बनाने के दावे को खोखला करार देते हुए हमला बोला। शिमला शहर में हिमाचल पथ परिवहन निगम की सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें ही चलेगी। शिमला को पूरी तरह स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सभी डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिल्ली के भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा और मशहूर कवि कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी। अक्टूबर 2015 के कोटकपुरा गोलीकांड मामले में एडीजीपी एलके यादव की अगुवाई में सीट पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ करने में जुटी है। सीट के सदस्य सुबह प्रकाश सिंह बादल के चंडीगढ़ स्थित आवास पर पहुंचे और तब से ही उनके पूछताछ की जा रही थी। इससे पहले सीट ने पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल से भी पूछताछ की थी। आप सरकार बनने के 6 महीने बाद यह पहला मौका है जब पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ की जा रही है। 14 सितंबर को इसी मामले में सीट ने शिवूत के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के करीब 6 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके बाद सुखबीर बादल ने कहा था कि पहले कांग्रेस और अब आप सरकार ऐसे मामले में इंसाफ दिलाने की बजाय राजनीति कर रही है। बादल ने आप सरकार पर पार्टी की विफलता से ध्यान भटका करने के लिए पुलिस कार्यवाही को एक निर्धारित प्रक्रिया का हिस्सा बताया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आईजी कुंवर प्रताप की जांच रिपोर्ट को रद्द करते हुए कहा था कि सरकार को नई सीट गठित करने का आदेश दिया था। फिर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एलके यादव की अध्यक्षता में सीट ग्रहण की थी। सीट ने कोटकपुरा मुख्य चौक पर जाकर घटना स्थल पर दोबारा जायजा लिया। इस दौरान सीट के सदस्य एवं मोगा के एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना ने गवाहों से इंफॉर्मेशन हासिल की थी। कोटकपुरा गोलीकांड के मामले में 7 साल बीत चुके हैं और पुलिस की जांच जारी है। इस घटना की जांच तत्कालीन आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह की निगरानी में हुई थी और उनकी पड़ताल के बाद पुलिस अधिकारियों समेत कोटकपुरा के तत्कालीन अकाली दल के विधायक मनतार सिंह बराड़ के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया था। पंजाब पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी दीपक टिनू दक्षिण अफ्रीका पहुंच गया है। दिनू गैंगस्टर लॉरेंस का खासम खास एक कैटेगरी का साथी भी है। बताया जा रहा है कि टिनू पुलिस कस्टडी से भागने के बाद राजस्थान पहुंचा और वहां से मुंबई होते हुए मॉरिशस पहुंच चुका है, जहां से वह दक्षिण अफ्रीका रवाना हो चुका था। बताया जा रहा है कि फर्जी पासपोर्ट के जरिए टिनू दक्षिण अफ्रीका में दाखिल हुआ है। इसके पहले लॉरेंस का भाई और भांजा भी फेक पासपोर्ट की मदद से दुबई भाग चुके थे। टिनू का लुधियाना में बड़ा नेटवर्क है। टिनू लुधियाना में अवैध वसूली और ड्रग्स का कारोबार करता है। टिनू को भगाने वाले आरोपी लुधियाना के ही 3 व्यक्ति पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। बता दें कि टिनू अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया है और वह भी अपने कोस रही है। बताया जा रहा है कि राजस्थान तक दोनों साथ में थे और उसके बाद टिनू ने मुंबई में से फर्जी पासपोर्ट पर दक्षिण अफ्रीका तक पहुंच चुका है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इलाज करवाने के लिए दिल्ली से सिंगापुर के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ उनकी बड़ी बेटी और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती साथ में है। एमएलसी सुनील कुमार और करीबी सुभाष यादव भी साथ में गए हैं। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर में ही रहती है। किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर दुनिया भर में सिंगापुर का बड़ा नाम है। राष्ट्रीय जनता दल के 12वीं बार अध्यक्ष बन चुके हैं और उसके बाद लालू लंबे समय से किडनी की बीमारी से ग्रस्त थे। अब तक वे दिल्ली एम्स के डॉक्टर की निगरानी में
थे और उन्होंने बताया गए दवाओं पर भी वो चल रहे थे। आमतौर पर किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति डायलिसिस के बाद ही प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन सिंगापुर के डॉक्टर लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही फैसला लेंगे कि अभी लालू प्रसाद यादव पर दवा ही देंगे या किडनी ट्रांसप्लांट करना तुरंत जरूरी है। बता दें कि लालू प्रसाद की उम्र अभी 74 साल की है। लालू प्रसाद किडनी की बीमारी के साथ ही शुगर और अन्य लगभग 1 दर्जन बीमारियों से ग्रस्त है, इसलिए कई बार उनकी बीमारी गंभीर हो चुकी है। 3 जुलाई को पटना स्थित राबड़ी देवी के आवास में कमरे में सीढ़ी पर गिर गए थे और सेहत काफी बिगड़ चुकी थी। मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक फॉलोअर्स अचानक से घट गए। इसके साथ ही कई यूजर्स ने अपने फॉलोअर्स घटने की शिकायत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बग की वजह से ऐसा हुआ है। पहले उनके 11.9 करोड़ फॉलोअर्स थे, लेकिन कल तक का जो रिपोर्ट आया है उसमें 9,995 ही रह चुके हैं। ऐप पर जकरबर्ग का प्रोफाइल पेज भी अब नहीं दिख रहा। इसे ओपन करने पर एक मैसेज दिख रहा है, इसमें लिखा है कि यह पेज अवेलेबल नहीं है। ऐसा किसी टेक्निकल एरर की वजह से हुआ है, लेकिन वेब पेज पर उनके फॉलोअर्स की संख्या घटती साफ दिख रही है। अभी तक न फेसबुक और न ही जकरबर्ग ने इसको लेकर कोई बयान जारी किया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भाजपा सरकार पर सूबे को गड्ढा मुक्त बनाने के दावे को खोखला करार देते हुए हमला बोला। मायावती ने कहा कि प्रदेश में सड़कें बदहाल है और हर रोज लोग हादसों का शिकार होकर अपनी जान गंवा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि एक नए एक्सप्रेसवे के लगातार लखनऊ उन्नाव की भी 50 किलोमीटर सड़क में 1000 से करीब गड्ढे हैं, जैसी पश्चिम यूपी व पूर्वांचल अर्थात अधिकांश यहाँ यूपी में बदहाल सड़कें और उनके कारण जनजीवन त्रस्त होने से जानलेवा दुर्घटनाओं आदि की खबरें सर्वत्र चर्चा में है, जो सरकारी दावों की पोल खोल रही है। मायावती ने कहा कि जबकि यहाँ यूपी में दूसरी बार भाजपा की सरकार बनने के बाद से भी प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने के वादे पर हर मंत्री व नेताओं द्वारा लगभग रोज ही किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम दिख नहीं रहा। इसके बावजूद भी नमक छिड़कने के लिए केंद्र व राज्य में दोनों सरकार में यूपी में अमेरिका जैसी सड़क बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोलीघाट पर स्थित अम्मा जी मंदिर में जगत गुरु रामानुजाचार्य की 5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के इस धराधाम पर 120 वर्षों बाद रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। आप सबको बधाई के पात्र है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि भारत दुनिया के अंदर ज्ञान की भूमि है। यहाँ वेदों की परंपरा का साक्षात दर्शन होता है। वेदों की परंपरा और मंत्र ऋषियों ने उद्घाटित किया है। यही परंपरा है और संतों ऋषियों का सानिध्य भारत को प्राप्त हुआ है। अद्वैत हो या द्वैत हो, मंजिल पर पहुंचने के अलग अलग मार्ग है। हमारे संतों ने हमें वो रास्ता दिखाया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भारतीय मनीषा में ऋषियों ने हमेशा ही महाजनों को येन गतः संपदा ही भारत की विराटता है, ये सिखाया है। आप देखते रहेंगे, आज से नहीं, प्राचीन काल से ही हमारे मठ और मंदिर अन्न क्षेत्र चलाते रहे हैं, गरीब कल्याण के कार्य करते रहे हैं। भारत की पूज्य संतों की परंपरा है, जिसने हमें प्रेरणा दी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यही तो भारत की परंपरा है। जब हम इस मार्ग से हटे तो हमें विदेशी आक्रांताओं की उस क्रूरता को भी देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब तक हम अपने पूज्य संतों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहे, दुनिया की कोई। शिमला शहर में अब सिर्फ इलेक्ट्रिक बस ही चलेगी।
शिमला को पूरी तरह स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सभी डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। शिमला में और धर्मशाला और मनाली के लिए वॉल्वो बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद खास बातचीत के दौरान परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के सुगम संचालन के लिए शिमला में आधारभूत ढांचा विकसित किया गया है। इसी कड़ी में तारादेवी वर्कशॉप में 3.60 करोड़ की लागत से आधुनिक इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन और वर्कशॉप तैयार किया जा रहा है। ओल्ड बस स्टैंड और ISBT में लगे इलेक्ट्रॉनिक्स बसों के चार्जिंग स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है। मौजूदा समय में शहर में 50 इलेक्ट्रिक बसें चल रही है, जिनमें से 25 बड़ी और 25 छोटी बसें हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 25 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें शिमला में शामिल होने वाली है। इसमें से एक बस का शिमला में सफल ट्रायल किया गया है। इसी माह 25 बसें शिमला में पहुंच जाएगी और वॉल्वो और हिमदर्शन बसों के लिए 5 करोड़ की लागत से 25 शेड बनाए जाएंगे। इनमें से 8 शेड 12 मीटर लंबे होंगे और 4 वॉल्वो और 4 हिमदर्शन डिलक्स बसों के लिए तैयार किए गए। साधारण बसों के लिए 10 मीटर लंबे और 16 शेड बनाए गए हैं। इन शेडों में मैकेनिकल बसों की अंडर चेसिस इंस्पेक्शन आसानी से कर पाएंगे। बेड़े में नई जो 7 वोल्वो जो है वो आई हैं, हमने 22 नई वोल्वो खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। उसमें से 7 आ गई है, 4 रास्ते में हैं। इसी महीने में 11 वोल्वो जो है वो HRTC के बेड़े में शामिल हो गई हैं। इनमें से 4 बसें जो अभी हमारे पास 7 आई हैं, वो 4 बसें में से 2 बसें धर्मशाला डिपो के लिए और 2 बसें जो हैं वो कुल्लू डिपो के लिए दी गई हैं और बाकी की शेष बसें जो हैं वो शिमला डिपो में रहेंगी। दिल्ली सरकार ने शहरवासियों का सफर आसान करने के लिए 50 और नई लो फ्लोर AC CNG बसों को सड़क पर उतारा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजघाट क्लस्टर डिपो से इन 50 AC CNG बसों और 65 एनफोर्समेंट व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह बसें बबाल में बने डिपो से रखी जाएगी और 6 नए रूटों पर भी चलेगी। इससे ग्रामीण कनेक्टिविटी को काफी मदद मिलेगी। यह सभी AC CNG बसें CCTV कैमरा, पैनिक बटन और GPS समेत कई आधुनिक उपकरणों से लैस है। इसके अलावा बस लेन एनफोर्समेंट के लिए पहली बार मोटरसाइकिल भी शामिल की गई है। इनका इस्तेमाल संकरी सड़कों पर किया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अब तक की सबसे ज्यादा कुल 7,320 बसें सड़कें पर है और 2025 तक 80% इलेक्ट्रिक बसों के साथ 10,000 से ज्यादा बसें दिल्ली की जनता की सेवा में होगी। पिछले 2-3 साल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी नई इलेक्ट्रिक बसें और CNG बसों को शामिल किया गया है। हमारा विजन है कि दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के किसी भी विकसित देश के किसी भी शहर के बेहतर होना चाहिए। हम इस अवसर पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली में हम एक आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम देना चाहते हैं और दिल्ली देश की राजधानी भी है। हमारा दिल्ली के लिए विजन है और दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के किसी भी विकसित देश के किसी भी शहर से बेहतर बनाना होगा। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका लगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिल्ली के भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा और मशहूर कवि कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में फैसला सुनाया। बग्गा मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि यह ट्वीट पंजाब में आकर नहीं किया गया, वही उनके ट्वीट भड़काऊ नहीं थे। राजनीतिक लोग जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, उनमें से कोई उन्माद नहीं फैलता। कुमार विश्वास पर रोडप में केस दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुमार ने अरविंद केजरीवाल को खालिस्तान समर्थक बताया। उनके इस बयान की वजह से पार्टी की छवि खराब हुई है। केस दर्ज करवाने वाले का कहना है कि इसकी वजह से वह प्रचार करने गए तो उन्हें खालिस्तान समर्थक कहा गया था।
केस दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस कवि के गाजियाबाद स्थित घर भी पहुंची थी। उन्हें नोटिस भेजकर जांच में शामिल होने को कहा था, जिसके खिलाफ कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी थी। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है ना सर? देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राजनीति में अगर आगे बढ़ना है तो अपना अकाउंट भी आगे बढ़ाना पड़ता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार और सांसद शशि थरूर ने कहा कि पार्टी ने देश को अच्छी तरह से चलाया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के कई राज्य बारिश से बेहाल। दिल्ली एनसीआर से लेकर मुंबई तक विभिन्न शहरों में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कैबिनेट मंत्री की हत्या करके बदमाश इसी सड़क दुर्घटना दर्शाने का षड्यंत्र रच रहे थे। षड्यंत्र के लिए बदमाश रेकी भी कर रहे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव उम्मीदवार शशि थरूर चुनाव प्रचार के लिए गुजरात में। हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 जीतकर सत्ता पाने वाले में जुटी कांग्रेस परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली की चुनावी शंखनाद फूकेगी। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की सोलन को ठोडे मैदान में 14 अक्टूबर को होने वाली रैली को परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली नाम दिया है। इसकी तैयारी को लेकर शिमला में पार्टी की अहम बैठक बुलाई गई। इसमें भीड़ जुटाने को लेकर रणनीति बनाई चुकी है। लंबे समय से कांग्रेस में सोलन में अपनी जनसभा पुलिस ग्राउंड में करवाती रही है। इस बार पार्टी अपना कार्यक्रम ठोडो ग्राउंड में करवा रही है। शिमला संसदीय क्षेत्र के अधिकतर कार्यक्रम सोलन में होते हैं क्योंकि यह संसदीय क्षेत्र के बीच में स्थित है। भाजपा ने भी 10 अक्टूबर को अपना पंच परमेश्वर कार्यक्रम सोलन में ही रखवाया है। हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव संजय दत्त 2 दिन के लिए अलग अलग जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस दौरान सभी कांग्रेस नेताओं और इसके फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के नेताओं को रैली में लोगों को लाने के संबंधी लक्ष्य दिए गए हैं। इसमें चर्चा की जा रही है कि रैली में लोगों को लाने का माध्यम क्या होगा और कैसे अधिक संख्या में लोगों को रैली स्तर पर पहुंचाया जाएगा। पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बताया कि अलग अलग जगह से कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा और इसके तहत एक संदेशा लेकर भी कांग्रेस लोगों के बीच में जा सकती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राजनीति में अगर आगे बढ़ना है तो अपना अकाउंट भी आगे बढ़ाना पड़ता है। मैं एक अच्छा ऑडिटर हूं, जब किसी से बात करता हूं तो ऑडिट करके बात करता हूं। उन्होंने कहा कि चुनाव का अपना एक रिपोर्ट कार्ड होता है। ऐसे में सभी चुने हुए भाजपा समर्थित प्रतिनिधि सुनिश्चित करें कि आपके इलाके में सेंध न लगे। नड्डा कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय क्षेत्रों में आयोजित पंच परमेश्वर सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे। कांगड़ा के शाहपुर में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी मद्देनजर मुझे आप सभी से आंकलन चाहिए और आपके विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को कितने वोट पड़े हैं, आपको कितने लोगों से बात की है। उन्होंने कहा कि पार्टी समर्थित हर प्रतिनिधि के पास सिलेबस के रूप में 3 आंकड़े होने चाहिए। केंद्र और प्रदेश सरकार की क्या योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत और हिम केयर जैसी योजनाओं से क्या अंतर है और राष्ट्रीय स्तर से लेकर आपके इलाके में किन योजनाओं के कितने लाभार्थी हैं। नड्डा ने कहा कि सब प्रतिनिधि जमीनी स्तर पर संपर्क बनाए रखे। वकील, डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर और लेखक या कवि जैसे समाज के प्रभावशाली लोगों को अपने साथ जोड़े।
चार पीढ़ियां खपी है, तब भाजपा ने यह ताकत आई है। विरोधियों को अगर भाजपा से मुकाबला करना है तो 45 साल की तपस्या करनी पड़ेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह बात पंच परमेश्वर सम्मेलन में बताई। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 13 अक्टूबर के बाद कभी भी आदर्श चुनाव आचार संहिता लग सकती है। पिछली बार भी यह 13 अक्टूबर से लगी हुई थी। इसके बाद नवंबर के पहले पखवाड़े में मतदान की तिथि घोषित हो सकती है। राज्य में नवंबर में अगर मतदान करवाने के लिए देरी हो जाए तो विधानसभा चुनाव करवा में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फ से लदकर सब परेशान होते हैं। वर्ष 2017 में प्रदेश विधानसभा चुनाव 13 अक्टूबर 2017 को ही घोषित हुए थे। इसके साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता 13 अक्टूबर को लगी, तो इस वक्त तय हुआ कि मतदान 9 नवंबर और मतगणना 18 दिसंबर तक खत्म हो जाएगी। इसके पहले 2012 में 3 अक्टूबर को चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13 अक्टूबर को प्रस्तावित चंबा रैली तक राज्य विधानसभा चुनाव की घोषणा संभवित नहीं लग रही। इसके बाद ही यह आचार संहिता लग सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार और सांसद शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को अच्छी तरह से चलाया है। पार्टी के पास अनुभवी लोग हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को 2024 के चुनाव के बाद विपक्ष का हिस्सा बनने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को अच्छी तरह से चलाया है, हमारे पास अनुभवी नेता है। थरूर ने आगे कहा कि हमें मतदाताओं के भरोसे को फिर जीतने के लिए अपनी ताकत दिखानी है। उन्होंने कहा कि हम मतदाताओं को दिखाने चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कामयाब है। पिछली लोकसभा के चुनाव में हम सिर्फ 19% ही वोट मिले थे। हमें उन वोटर्स को अपने साथ लाना है जो पिछले 2 चुनावों से हमारे साथ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी को इसके लिए आकर्षक और आत्मविश्वास होने की जरूरत है, ताकि मतदाता को हमें अपना विश्वास दे सके। एआईसीसी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थरूर ने कहा कि हमारी पार्टी को बदलाव की जरूरत है और मुझे लगता है कि मैं पार्टी में बदलाव ला सकता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा का सिंबल बताया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के प्रतीक बन चुके हैं और वे इस यात्रा के बाद एक नए अवतार में नजर आएंगे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने निश्चित रूप से कांग्रेस को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि कई वर्षों के बाद पहली बार पुरानी पार्टी की चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि दूरदराज के इलाकों में लोग इस बात को बहुत प्रभावित हो रहे हैं कि राहुल गांधी पूरे रास्ते चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कांग्रेस में विचारधारा और नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता गायब है। मालूम हो कि कन्याकुमारी से शुरू हुई और जम्मू कश्मीर में खत्म होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। मार्च के दौरान कांग्रेस के कई नेता 3500 किलोमीटर पैदल चलेंगे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के कई राज्य बारिश से बेहाल है। दिल्ली एनसीआर से लेकर मुंबई तक विभिन्न शहरों में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं पहाड़ी राज्यों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत एनसीआर में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार 17 राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों तक बादल जमकर बरसने वाले हैं। मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के चक्रवाती सिस्टम्स और ट्रफ लाइन के कारण पिछले 5 दिनों से बारिश हो रही है। 27 जिलों में बारिश हो रही है और बारिश का ये दौर 20 अक्टूबर के बाद भी जारी रह सकता है। मध्य प्रदेश के मानसून फिलहाल लौटने के मूड में नहीं है। पिछले 5 दिन से प्रदेश के कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश हो रही है।
मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल और बघेल में इलाके में खूब बारिश हो रही है। आज भी आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट है और भोपाल, इंदौर में बारिश के आसार भी है। ग्वालियर में रात में तिगरा बांध के गेट खोलने पड़े हैं। बांध में एक दिन के बाद 3.5 फीट तक पानी आने से जल स्तर 750 फीट हो चुका है। कैबिनेट मंत्री की हत्या करके बदमाश सड़क दुर्घटना दर्शाने का षड्यंत्र रच रहे थे। षड्यंत्र के लिए बदमाश रेकी भी कर रहे थे। पुलिस जांच में अब यह सबसे बड़ा तथ्य निकलकर सामने आया है। इन संबंध में खुद मंत्री भी आशंका जता चुके हैं। मंत्री से हीरा सिंह की मुलाकात भी ये षड्यंत्र की रेकी का हिस्सा माना जा रहा है। उधम सिंह नगर पुलिस स्टेशन अब तक मामले में मुख्य साजिशकर्ता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या के षड्यंत्र का खुलासा उधम सिंह नगर पुलिस कर चुकी है। इस मामले में हीरा सिंह समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार हीरा सिंह पिछले दिन गेहूं चोरी के मामले में जेल में थे। इनका जिम्मेदार वह कैबिनेट मंत्री को मानते हैं। इसी खुन्नस में उन्होंने यूपी के बरेली जिले के बिहोड़ी निवासी गुड्डू तांत्रक नाम से बदमाश को 20 लाख रुपए में मंत्री की हत्या की सुपारी दी थी। पुलिस गुड्डू के कब्जे को 3.25 लाख रुपए बरामद करने का दावा कर रही है। हालांकि मंत्री को मारा किसने, ये भी अभी पुलिस जांच कर नहीं पा रही है। गोवा में मिग 19 लड़ाकू विमान क्रैश हुआ था। गोवा तट पर नियमित उड़ान के दौरान यह हादसा हुआ था। बताया जा रहा है कि विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पायलट बाहर निकलने में कामयाब हो गया था, जिससे उनकी जान बच गई। भारतीय नौसेना ने इस मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब तकनीकी खराबी आने के बाद विमान वापस बेस लौट रहा था। बता दें कि रूस की विकोयांग कंपनी द्वारा निर्मित मिग 29 विमान भारतीय सेना में अहम भूमिका निभाता है। भारतीय वायुसेना में इसकी संख्या 70 के करीब है। वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना भी इस विमान का इस्तेमाल करती है। इसके पहले राजस्थान के बाड़मेर में इसी साल प्रशिक्षण उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का मिग 21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के उम्मीदवार शशि थरूर आगामी चुनाव के प्रचार के लिए गुजरात के दौरे पर थे। कांग्रेस सांसद थरूर के अलावा अनुभवी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी पार्टी अध्यक्ष पद की दौड़ में है, जिसके लिए 17 अक्टूबर को चुनाव होना है। परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। थरूर अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में पहुंचे थे। उसके बाद महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके गुजरात दौरे की शुरुआत की। उसके बाद वह पार्टी द्वारा साझा किए गए कार्यक्रम के अनुसार कांग्रेस प्रतिनिधि और मीडिया के साथ बातचीत भी की। खड़गे पिछले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव प्रचार के लिए गुजरात में थे और प्रतिनिधियों से मिलने से पहले साबरमती आश्रम भी गए थे। जम्मू कश्मीर में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ही भाजपा ने मेगा आउटरीच कार्यक्रम के तहत केंद्र के 60 मंत्रियों को यहां उतारने का फैसला दिया है। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान और एक अन्य मंत्री के दौरे के साथ हो चुकी है। सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेने के लिए 7 से 8 हफ्तों तक 60 मंत्री करीब 20 जिलों में जाएंगे। सरकार ने यह कार्यक्रम पहले जून में शुरू कर दिया है, लेकिन अमरनाथ यात्रा के चलते सुरक्षा कारणों से इन्हें स्थगित कर लिया था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में भाजपा जन संकल्प यात्रा निकाल रही है। सीएम बसवराज मुंबई भी और पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने इस यात्रा की शुरुआत रायचूर के गुलेसरूर गांव से की है। कर्नाटक के सीएम मुंबई ने कहा कि यात्रा का एजेंडा लोगों को यह बताना है कि भाजपा ने उनके लिए क्या किया है। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक और उसके बाद देखते हैं रफ्तार। बस शुरू करने की बात है।
फिर सपने बोलते हैं क्या करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है। जो कहीं नहीं मिलता उसे कहाँ ढूंढना है। बस शुरू करने की बात है। उसके लिए जो भी चाहिए अपनी दुकान Amazon पर सब मिल जाएगा। शांति, तुम्हारे नए गेस्ट हाउस के पहले गेस्ट। हेलो, Do you have Wi-Fi here? इट विल बी देयर टुमारो। Amazon, नई शुरुआतों की अपनी दुकान। अक्टूबर 2015 के कोटकपुरा गोलीकांड मामले में एडीजीपी एलके यादव की अगुवाई में सीट पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ करने में जुटी है। सीट के सदस्य सुबह 11 बजे प्रकाश सिंह बादल के चंडीगढ़ स्थित आवास पर पहुंचे और तब से ही उन्हें पूछताछ की जा रही है। इससे पहले सीट ने पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखविंदर सिंह बादल से भी पूछताछ की थी। आपकी सरकार बनने के 6 महीने बाद ये पहला मौका है जब पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ की जांच कर रहे हैं। चौदह सितंबर को इसी मामले में सीट ने शीयत के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके बाद सुखबीर बादल ने कहा था कि पहले कांग्रेस और अब आप सरकार ऐसे मामलों में इंसाफ दिलाने की बजाय राजनीति कर रही है। बादल ने आप सरकार पर पार्टी की विफलता से ध्यान भटकाकर पुलिस कार्रवाई को एक निर्धारित प्रक्रिया का हिस्सा बताया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आईजी कुंवर प्रताप की जांच रिपोर्ट को रद्द करते हुए सरकार को नई सीट गठित करने का आदेश दिया था। फिर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एडीजीपी एलके यादव की अध्यक्षता में सीट गठन की। सीट ने मंगलवार को कोटकपुरा के मुख्य चौक पर जाकर घटनास्थल का दोबारा जायजा लिया था और इस दौरान सीट के सदस्य व मोगा के एसएसपी गुरनीत सिंह बुखारा ने गवाहों को इंफॉर्मेशन हासिल की थी। कोटकपुरा गोलीकांड मामले में 7 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस की जांच जारी है। पहले इस घटना की जांच तकनीक आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह की निगरानी में हो रही थी और उनकी पड़ताल के बाद पुलिस अधिकारियों समेत कोटकपुरा के तत्कालीन अकाली दल के विधायक मनतार सिंह बराड़ के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया था। पंजाब पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी दीपक टीनू दक्षिण अफ्रीका पहुंच गया है। टीनू गैंगस्टर लॉरेंस का खास एक कैटेगरी का साथी है। बताया जा रहा है कि टीनू पुलिस कस्टडी से भागने के बाद राजस्थान पहुंचा और वहां से मुंबई होते हुए मॉरिशस पहुंचा, जहां से वे दक्षिण अफ्रीका रवाना हो गया। बताया जा रहा है कि फर्जी पासपोर्ट के जरिए टीनू दक्षिण अफ्रीका में दाखिल हुआ है। इससे पहले लॉरेंस का भाई और भांजा भी फेक पासपोर्ट की मदद से दुबई भाग चुके हैं। टीनू का लुधियाना में बड़ा नेटवर्क है। टीनू लुधियाना में अवैध वसूली और ड्रग्स का कारोबार करता है और टीनू को भगाने वाले आरोपी लुधियाना के ही 3 व्यक्ति पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। बता दें कि टीनू अपनी गर्लफ्रेंड से मिले बिना गया है, वहीं भी अब उसे कोस रही है। बताया जा रहा है कि राजस्थान तक दोनों साथ थे। वहां अलग होते समय टीनू ने गर्लफ्रेंड को कहा था कि वे उससे मुंबई में मिलेगा, लेकिन उससे जतिंदर कौर के साथ धोखा किया। टीनू उसे मिलने की बजाय सीधा मॉरिशस के रास्ते साउथ अफ्रीका भाग गया और जतिंदर कौर को पुलिस ने पकड़ लिया। सूत्रों के मुताबिक इसी तरह गोल्डी बराड़ ने भी अपने 7 शूटरों को धोखा दिया था। गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला कत्ल के बाद 7 शूटरों को पैसे नहीं दिए थे। गैंगस्टर दीपक टीनू सीआईए इंचार्ज सब इंस्पेक्टर प्रितपाल सिंह के सरकारी घर से फरार हुआ। सूत्रों के मुताबिक प्रितपाल उसे हवाला से अपने घर ले गया था, जहां उसने टीनू की मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड से कराई। इस दौरान प्रितपाल एक कमरे में सो गया। टीनू और उसकी गर्लफ्रेंड पहले से तय प्लानिंग के हिसाब से फरार हो गए। पंजाब पुलिस के अफसर जांच की बात कहकर पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद मंगलवार को देर शाम इलाज के लिए दिल्ली से सिंगापुर के लिए रवाना हो गए। उनके साथ उनकी बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती और लालू प्रसाद के सेवक असगर गए हैं और एमएलसी सुनील कुमार और करीबी सुभाष यादव भी साथ गए हैं। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर में ही रहती है। किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर दुनिया भर में सिंगापुर का बड़ा नाम है।
राजद का 12वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रमाण पत्र लेने के बाद वे सिंगापुर गए हैं। लालू लंबे समय से किडनी की बीमारी से ग्रस्त है। अब तक वे दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में है और उन्हीं के बताए दवाओं को ले रहे हैं। आमतौर पर किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति डायलिसिस के बाद की प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन सिंगापुर के डॉक्टर लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की पूरी जाँच पड़ताल करने के बाद ही फैसला लेंगे कि अभी लालू प्रसाद दवा पर ही रहेंगे या किडनी ट्रांसप्लांट करना तुरंत जरूरी है। लालू प्रसाद किडनी की बीमारी से साथ ही शुगर और अन्य लगभग 1 दर्जन बीमारियों से ग्रस्त है, इसलिए कई बार उनकी बीमारी गंभीर हो चुकी है। 3 जुलाई को पटना स्थित राबड़ी देवी के आवास में कमरे की सीढ़ी पर गिर गए थे तो सेहत काफी बिगड़ गई थी। उन्हें 4 जुलाई को पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था और फिर एयर एम्बुलेंस से 7 जुलाई को दिल्ली एम्स में लाया गया था। उस समय उन्हें शुभचिंतक काफी डर गए थे, उन्हें मूवमेंट में भी दिक्कत होने लगी थी, लेकिन दिल्ली एम्स में लालू प्रसाद ठीक हुए और नीतीश की सरकार बनने के बाद पटना आए थे। लालू प्रसाद ने राजद के दिल्ली अधिवेशन में जिस तरह से भाषण दिया उससे साफ है कि वे अभी स्वस्थ दिख रहे हैं। मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग के फेसबुक फॉलोअर्स अचानक से घट गए हैं। इसके साथ ही कई यूजर्स ने अपने फॉलोअर्स घटने की शिकायत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बग की वजह से ऐसा हुआ है। पहले उनके 11.9 करोड़ फॉलोअर्स थे, लेकिन बुधवार दोपहर 12 बजे तक 9,955 ही रह गए थे। ऐप पर ज़करबर्ग का प्रोफाइल पेज भी अब नहीं दिख रहा है। इसे ओपन करने पर एक मैसेज दिख रहा है, इसमें लिखा है ये पेज अवेलेबल नहीं है। ऐसा किसी टेक्निकल एरर की वजह से हुआ है। हालांकि वे पेज पर उनके फॉलोअर्स की घटी संख्या साफ देखी जा सकती है। अभी तक न फेसबुक ने और न ही ज़करबर्ग ने इसे लेकर कोई बयान जारी किया है। अक्टूबर को मेटा ने पहले फेसबुक यूजर्स को डेटा चोरी की वार्निंग दी थी। मेटा ने बताया कि एंड्रॉयड और आईओएस की कई ऐप्स ने उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स चोरी कर उनका मिसयूज किया। करीब 10 लाख फेसबुक यूजर्स के लॉगिन क्रेडेंशियल चोरी होने का मामला सामने आया। ज्यादातर फोटो एडिटर, गेम, वीपीएन सर्विस, बिजनेस और यूटिलिटी ऐप्स में ही इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है। मेटा ने अपने यूजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मौजूद इस तरह के 400 ऐप्स का पता लगाया है। इस ऐप्स को यूज करने वाले यूजर्स के फेसबुक क्रेडेंशियल चोरी कर उनका इस्तेमाल गलत कामों में हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भाजपा सरकार पर सूबे को गड्ढा मुक्त बनाने के दावे को खोखला करार देते हुए हमला बोला। मायावती ने कहा कि प्रदेश में सड़कें बदहाल है और इस हर रोज हादसों का शिकार होकर अपनी जांच गंवा रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि नए एक्सप्रेसवे के लगातार धंसने और दरकने के लखनऊ उन्नाव की भी 50 किलोमीटर की सड़क में 982 गड्ढे जैसी पश्चिमी पूर्वी और पूर्वांचल अर्थात अधिकांश यहां यूपी में बदहाल सड़कें व उस कारण जनजीवन त्रस्त होने व जानलेवा दुर्घटनाओं आदि की खबरें सर्वत्र चर्चाओं में है, जो सरकारी दावों की पोल खोलता है। मायावती ने कहा कि जबकि यहां यूपी में दूसरी बार भाजपा की सरकार बनने के बाद से भी प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने के वादे और दावे हर मंत्री व नेताओं द्वारा लगभग हर रोज किए जाते थे, लेकिन इनके अन्य दावों की तरह ही सूबे को गड्ढा मुक्त नहीं बना पाना और लोगों को अब काफी विचलित कर रहा है। किंतु इसके बावजूद भी इनके जले पर नमक छिड़कने के लिए केंद्र व राज्य में दोनों सरकारें यूपी में अमेरिका जैसी सड़क बनाने जैसे हसीना सपना दिखाने में नहीं हिचक रही है। साथ ही गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी व पिछड़ेपन आदि से त्रस्त व विकास की भूखी जनता चुप है कि आगे क्या होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोलाघाट स्थित अम्बाजी मंदिर में जगतगुरु रामानुजाचार्य की 5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के इस धराधाम पर 120 वर्षों बाद रामानुजाचार्य जी की
प्रतिमा का अनावरण हुआ। आप सबको बधाई व आभार। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि भारत दुनिया के अंदर ज्ञान की भूमि है। यहाँ वेदों की परंपरा का साक्षात दर्शन होता है। वेदों की परंपरा और मंत्र ऋषियों ने उद्घाटित किए हैं, यही भारत की परंपरा है। संतों ऋषियों का सानिध्य भारत को प्राप्त हुआ। अद्वैत हो या द्वैत हो, ये मंजिल पर पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। हमारे संतों ने हमें तो वो रास्ता दिखाया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भारत मनीषा में ऋषियों ने हमेशा यही कहा कि महाजनों ये गतः संपदा, यही भारत की विराटता है और इसीलिए कहा गया एकवम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। वर्षों पहले स्वामी रामानुजाचार्य जी ने आक्रांताओं से बचने के लिए एक अद्वैत मार्ग दिखाया। उससे पहले शंकराचार्य जी ने अद्वैत मार्ग हमको दिखाया। ये सभी दर्शन हमको अलग अलग कालखंड में दिखाई दिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भारत अपने संतों की उन शिक्षाओं पर गर्व करता है। कल हम सबसे उज्जैन में महाकाल के भव्य रूप का दर्शन किया। इससे पहले हमने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण देखा। उससे पहले बाबा केदारनाथ के पुनरुद्धार को देखा। उससे पहले हमने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के शिलान्यास को देखा। यही नया भारत है। हमको इस पर गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। शिमला शहर में हिमाचल पथ परिवहन निगम की सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें ही चलेगी। शिमला को पूरी तरह स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सभी डिजिटल बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। शिमला से धर्मशाला और मनाली के लिए वॉल्वो बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद अमर उजाला से खास बातचीत के दौरान परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों से सुगम संचालन के लिए शिमला में आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में HRTC की तारादेवी वर्कशॉप में 3 करोड़ की लागत से आधुनिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन और वर्कशॉप तैयार की जाएगी। ढली, ओल्ड और बस स्टैंड और ISTBT के लगे इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और मौजूदा शहर में 50 इलेक्ट्रिक बसें चल रही है, जिनमें 25 बड़ी और 25 छोटी बसें हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 25 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें शिमला को मिलने वाली है। इनमें से एक बस का शिमला में सफल ट्रायल किया जा चुका है। इसी माह यह 25 बसें शिमला पहुंच जाएगी। वॉल्वो और हिमदर्शन बसों के लिए 5 करोड़ की लागत से 24 शेड बनेंगे। इनमें 8 शेड 12 मीटर लंबे होंगे। 4 वॉल्वो और 4 हिमदर्शन डिलक्स बसों के लिए तैयार होंगे। साधारण बसों के लिए 10 मीटर लंबे शोर शेड बनाए जाएंगे। इस शेडों में मैकेनिक बसों की अंडर चेसी इंस्पेक्शन आसानी से कर सकेंगे। दिवाली पर HRTC दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्री के यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। 21 और 22 अक्टूबर के लिए अधिकतर रूटीन बसें बुक हो चुकी है। अन्य बसों की ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी। 26, 27 और 28 अक्टूबर के लिए भी अतिरिक्त बसें ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी। दिल्ली सरकार ने शहरवासियों का सफर आसान करने के लिए 50 और नई लो फ्लोर एसी CNG बसों को सड़क पर उतारा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजघाट क्लस्टर डिपो से इन 50 एसी CNG बसों और 86 इन्फोर्समेंट व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह बसें बवाना में पड़े डिपो में रखी जाएगी और 6 नए रूटों पर चलेगी। इससे ग्रामीण कनेक्टिविटी को काफी मदद मिलेगी। ये सभी ऐसे CNG बसें CCTV कैमरा, पैनिक बटन और GPS समेत कई आधुनिक उपकरणों से लैस है। इसके अलावा बस लेन एनफोर्समेंट के लिए पहली बार मोटरसाइकिल शामिल की गई है। इनका इस्तेमाल संकरित सड़कों पर किया जाएगा। CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अब तक की सबसे ज्यादा कुल 7,320 बसें सड़कों पर है। 2025 तक 80% इलेक्ट्रिक बसों के साथ 10,000 से ज्यादा बसें दिल्ली की जनता की सेवा में होगी। पिछले 2-3 साल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी नई इलेक्ट्रिक और CNG बसों को शामिल किया गया है। हमारा विजन है कि दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के किसी भी विकसित देश के लिए भी शहर से बेहतर होना चाहिए।
इस अवसर पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली को हम एक आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम देना चाहते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। हमारा दिल्ली के लिए विजन है कि दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के किसी भी विकसित देशों के लिए भी शहर से बेहतर होना चाहिए। उसी दिशा में पिछले कुछ सालों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी बसों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में अगले साल होने विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश की राजनीति में केंद्र में इस समय आदिवासी 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आदिवासियों का महत्वपूर्ण रोल रहा था। दिल्ली में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद यादव 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत आरक्षण और अपने आधार वोट बैंक की रक्षा करने के लिए भाजपा विरोधी दलों की राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दर्शाने का जोर भी दिया। देशों ने पिछले सप्ताह तेल का उत्पादन 20 लाख बैरल तक घटाने का फैसला लिया। इसके बाद अमेरिका ने सऊदी अरब के प्रति नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को दिया झटका। कुलपति की नियुक्ति हुई खारिज। कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुलपति की नियुक्ति खारिज करके सोनाली चक्रवर्ती को छोड़ना होगा कुलपति पद। मोदी सरकार पर पूंजीपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भाजपा ने छद्म समाजवादी बताया। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां हो चुकी है। मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में इस समय आदिवासी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने में आदिवासियों का महत्वपूर्ण रोल था। आदिवासियों को अपनी तरफ खींचने की रणनीति से बेचैन कांग्रेस ने अब आदिवासियों को कांग्रेस से जोड़ो रखने की प्लानिंग पर तेजी से काम शुरू कर लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस के आदिवासी विधायकों के साथ बैठक करके आदिवासी संगठनों को एक मंच पर लाकर चर्चा करने की जिम्मेदारी ली है। बैठक में कांग्रेस के आदिवासी विधायकों से अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासी संगठनों के प्रभाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में जजय के संरक्षण डॉक्टर हिरालाल अलावा, अशोक मर्सकोले, सुरेंद्र सिंह बघेल और कांतिलाल भूरिया सहित आदिवासी विधायक मौजूद थे। बैठक में कमलनाथ के विधायकों को कहना था कि आदिवासियों को बांटने के लिए बीजेपी और आरएसएस कई प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। आदिवासियों को आपस में लड़ाने के लिए उपजातियों को बांटने की कोशिश हो रही है। इस सच्चाई को हमें बताना जरूरी है। आदिवासियों के शिक्षित और जागरूक युवाओं को प्रबोधन दिए जा रहे हैं और इसके बारे में आदिवासी को बताने समझाने की जरूरत है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक जोधपुर में जिला कलेक्टर कार्यालय में हुई। इस बैठक में केरल विधानसभा से आए विधानसभा और विधायकों को प्रतिनिधियों को पिछड़ा वर्ग के कल्याण को लेकर चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने केरल से आए प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना से प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार की कई अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाई रही और जिससे आम जन को लाभ मिल रहा है। उन्होंने पश्चिमी राजस्थान में वाटर हार्वेस्टिंग और नरेगा योजना के लिए किए गए कामों के बारे में बताया गया और इसमें गांवों में भी खुशहाली आई हुई है। इन योजनाओं से अन्य वर्ग के साथ पिछड़े वर्ग को भी लाभ मिल रहा है। इस दल में महिलाएं भी शामिल हैं और उन्होंने जिला प्रशासन से पिछड़ा वर्ग के लिए जा रहे कार्यों को लेकर जानकारी प्राप्त की। दिल्ली में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में लालू प्रसाद यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत आरक्षण, अपने आधार वोट बैंक की रक्षा एवं भाजपा विरोधी दलों की राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम बड़े लक्ष्य को लेकर निकले हैं, छोटे मामले में नहीं उलझेंगे, लेकिन जदयू के साथ गठबंधन से
असहमत राजद नेताओं को लालू ने साफ कर दिया कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं टूटेगा। राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का विकल्प तलाशा जा रहा है। आरजेडी ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण का समर्थन किया और कहा कि इससे जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। बिहार से बाहर दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल में भी एक बार आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अनुपस्थिति में बिहार राजद में नेतृत्व परिवर्तन का संकेत दिया था। सुंदरनगरी में मनीष नामक युवक की नृशंसा हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बुलाई गई आक्रोश सभा में भाजपा के पश्चिम दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने काफी तीखे बयान दिए। उन्होंने इस हत्याकांड पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की वारदात के खिलाफ हम सबको खड़ा होना चाहिए। मैं 8 सालों से सांसद हूँ, अपने क्षेत्र में आज तक कोई नई मस्जिद या मदरसा नहीं बनने दिया। सारी समस्याओं का एक ही इलाज है, संपूर्ण बहिष्कार। उनकी दुकान और रेहड़ियों से सामान न खरीदे, उन्हें मजदूरी देना बंद कर दे, ऐसा सांसद का मानना था। 1 अक्टूबर को मनीष की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आलम फैजान, बिलाल, साजिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेल में बंद मोहसिन और शाकिर के इशारे पर हत्या करने का आरोप था। ओपेक देशों ने पिछले सप्ताह तेल का उत्पादन 20 लाख बैरल तक घटाने का फैसला किया और इसके बाद अमेरिका ने सऊदी अरब के प्रति नाराजगी जाहिर की। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच संबंधों में खटास के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि ओपेक के फैसले के बाद सऊदी अरब को अब दुष्परिणाम भुगतना होगा। अमेरिका के लगातार आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद पिछले सप्ताह ओपेक के सदस्यों ने तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला लिया है। बता दें कि दुनिया में सबसे बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरब ने अमेरिका ने तेल उत्पादन बढ़ाने को लेकर अनेक बार बातचीत भी की है। समूह के सभी देशों में सऊदी अरब सबसे अधिक प्रभावशाली है। वैश्विक स्तर पर इन फैसलों का असर होगा। इससे बचाव के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब को मनाने का भरपूर प्रयास किया है, लेकिन उसने अमेरिका की बात नहीं मानी। बाइडेन ने इस अहम बयान के लिए एक दिन पहले सशक्त डेमोक्रेटिक सोलिसिटर जॉन मेंडेस को कहा था कि अमेरिका को तुरंत सऊदी अरब के साथ अपने सभी साझेदारी को फ्रीज करने का महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। इसमें हथियारों की बिक्री भी शामिल हो। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में पिछले 1 महीने से कई उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे। इन सबके बीच अमेरिका वित्त मंत्री जैनेट येलेन ने कहा कि दुनिया की वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अमेरिका के संबंध नाजुक है। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक के बाद यह निवेदन सामने आया है। बता दें कि मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी वित्त मंत्री सचिव जैनेट येलेन से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हित के अन्य मुद्दों के साथ मौजूदा वैश्विक व्यापक की स्थिति पर चर्चा की थी। जैनेट येलेन ने निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात की और चर्चा करने के बाद घोषणा की अमेरिका भारत आर्थिक और वित्तीय साझेदारी के 9वें संस्करण में भाग लेने के लिए अगले महीने नवंबर में भारत का दौरा करेगी। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुलपति सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी की पुनः नियुक्ति रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने कुलपति डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी की याचिका भी खारिज कर दी है, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के पुनः नियुक्ति को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इन फैसले के बाद सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी को कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति पद छोड़ना होगा। सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलापन बनर्जी की पत्नी है। अलापन बनर्जी
इन समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद ममता बनर्जी सरकार ने 2019 में कानून में किए गए संशोधन का सहारा लेकर राज्यपाल से पूछे बगैर सोनाली की कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर नियुक्ति की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह याचिका पर विचार करने से इनकार कर लिया, जिसमें सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा गया था कि विचाराधीन कैदी को हर तिथि पर अदालत में पेश करने का आदेश नियमित तौर पर नहीं दिया जाना चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह एक अच्छा विचार है, लेकिन इसे लागू करने में व्यवहारिक तौर पर बहुत परेशानियां हो सकती हैं। एक आरोपी का अदालत जाना पूरी आपराधिक व्यवस्था का मूल है। टिप्पणियां प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस AR भट्ट और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की पीठ ने यह सुनवाई की और सुनवाई के दौरान ललित ने कहा कि मैंने मुंबई की एक जेल का दौरा किया था और अब मुंबई जैसे शहर में 6 टर्मिनल है जो सुनवाई के दौरान एक आरोपी को वर्चुअल माध्यम से पेश करते हैं। वहां कई आरोपी है, लेकिन एक समय पर सिर्फ 6 व्यक्ति ही उसका फायदा ले सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मान लीजिए कि कई आरोपी है और जिसे वर्चुअल माध्यम से भी पेश नहीं किया जा सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि वो सभी निचली अदालतें मामले को स्थगित करने के लिए बाध्य होगी। इसके बाद वकील ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि वह अपनी याचिका वापस ले रहे हैं। मोदी सरकार पर पूंजीपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भाजपा ने छद्म समाजवादी पार्टी बताया। भाजपा के प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल ने अनुसार सार्वजनिक रूप से पूंजीपतियों को कोसने वाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पद पर उन्हें पूंजीपतियों से गले मिलते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने मौजूदा वैश्विक आर्थिक संकट में भारतीय अर्थव्यवस्था को एकमात्र उम्मीद की किरण बताते हुए कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण ही यह संभव हो सका है। ध्यान देने की बात है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर अदानी अंबानी समेत चंद पूंजीपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाते हैं। वहीं पिछले दिनों राजस्थान की कांग्रेस सरकार के साथ अदानी ग्रुप ने 60,000 करोड़ रुपए निवेश का समझौता किया है। उन्होंने पूंजीपतियों को लेकर कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र को छद्म समाजवादी बताया। उनके अनुसार यही स्थिति आम आदमी पार्टी की है। अग्रवाल ने आरोप लगाया कि केजरीवाल आंदोलन के सहारे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं, लेकिन खुद उनकी सरकार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरी हुई है। पूंजीपतियों को सार्वजनिक रूप से कोसने वाले केजरीवाल अपनी सरकार की भ्रष्ट नीतियों के सहारे पूंजीपतियों को लाभान्वित कर रही है। गोपाल अग्रवाल ने कहा कि इसके उल्टा मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में अर्थव्यवस्था के सभी आयामों को मजबूत करने का काम किया है। इसके तहत बैंकिंग सेक्टर काफी मजबूत स्थिति में है। जीएसटी का संग्रह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। 13 क्षेत्रों में PMI के सहारे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक नए कथित सदस्य को जालना से गिरफ्तार किया। AST द्वारा गिरफ्तार किए गए PFI सदस्यों की संख्या अब तक 22 हो चुकी है। AST अधिकारी ने कहा कि PFI के जालना जिले के पूर्व प्रमुख शेख हबीब को सोमवार को देर रात गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था और उसे औरंगाबाद की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें शनिवार तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश भी दिया गया। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए राष्ट्र प्रथम देखते रहिए। नमस्कार।